नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान, मैं हूँ अमरीश श्रीवास्तव। और देखिए, आज छठवां दिन हो गया है कोटपुतली में चेतना को बोरवेल में फँसे हुए। पहले वो 30 फुट पर थी, फिर उससे खिसकते-खिसकते वो अब 170 फुट पर पहुँच चुकी है और रेस्क्यू टीम लगातार उस तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। मेरे सहयोगी सुमित ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े मेरे साथ। सुमित, अभी वहाँ पर क्या चल रहा है? क्या कुछ अपडेट है, एक बार बताएँ, फिर अपने मेरे दर्शकों को फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जो 2 दिन से बारिश का दौर शुरू था और इसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मुश्किलें आ रही थी, आज सुबह सूरज खिलने के साथ ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से जो है तेज़ी आई है। धीरे-धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन तो हालाँकि किया जा रहा था, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रूर तेज़ी आई है। देखिए, जो बोरवेल के पास में गड्ढा खोदा गया था, उसमें पाइप उतारा गया था, 170 फीट तक जो है पाइप उतारा गया था। इसके बाद में जो है अब समानांतर टनल बनाने का काम जो है अब वो शुरू हो चुका है। देखिए, हालाँकि मशीन से जो है बोरवेल के पास में जो 20 फीट दूर खड्डा खोदा गया था 170 फीट जहाँ पे बच्ची फँसी हुई है, उसके उससे ज़्यादा 5 फीट या 10 फीट ज़्यादा गड्ढा खोदा गया है। इसके बाद में जो है एक समानांतर टनल बनाने का काम करना था। वो काम मशीन से नहीं हो पाएगा, उसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो नीचे उतर कर जो है खुद से खुदाई करेगी हाथों से। तो वो कार्य अब जो है शुरू हो चुका है। तो ऐसे में 10 फीट का जो टनल खोदा जाएगा, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि अब 10 फीट का टनल कब खुदता है और क्योंकि सिर्फ़ एक सामान्य 10 फीट नहीं है ये 170 फीट नीचे 10 फीट का टनल है। ऐसे में धीरे-धीरे इसको खोदना पड़ रहा है ताकि मिट्टी डरने का खतरा जो है कम से कम हो और बच्ची के पास आराम से पहुँचा जा सके। तो धीरे-धीरे ये खोदने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही जब अब जो है चेतना जो है बोरवेल से बाहर आ पाएगी, हम उम्मीद करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो अब गड्ढा है वो 5 से 7 फीट जो है अब और खोदना बाकी रह गया है, तो धीरे-धीरे जो एनडीआरएफ की टीमें हाथों से जो है उसे उस गड्ढे को खोदने का प्रयास कर रही है। हालाँकि देखिए 100 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। सोमवार को ये घटना हुई थी और ये सप्ताह जो है पूरा होने वाला है, परसों सोमवार है और ये 5 दिन हो से ज़्यादा हो चुके हैं, तो और 100 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी बात है। देखिए 2 दिन पहले जो है बच्ची में हलचल देखी गई थी, हालाँकि वो स्थिर है लेकिन हम जो है उम्मीद करते हैं कि वह सकुशल जो है बाहर आए। जी, अमरीश। चलिए, देखिए चमत्कार की उम्मीद परिजन भी लगाए हैं, दुआएँ कर रहे हैं, लोग भी दुआएँ कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी दुआएँ कर रहे हैं बच्ची के सकुशल बाहर आने की। एक खबर ये आ रही है सुमित की परिजन जो है वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं ढील-ढाल रवैया का। वो डीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनके ताऊ ने आरोप लगाया कि भाई वो फ़ोन कर रहे हैं तो डीएम ये अधिकारी बोल रहे हैं कि डीएम साहिबा अभी सो रही हैं, डीएम साहिबा कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं इस मामले पर क्या क्या मतलब अधिकारियों का कोई जवाब आया? देखिए, हालाँकि कल जिला कलेक्टर ने ज़रूर स्थिति को थोड़ा साफ किया था, लेकिन आज किसी तरह का उनका वक्तव्य जो है अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हालाँकि जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो आस-पास का क्षेत्र है उसे सीज़ कर दिया गया है कि ना ही किसी आम जन को जाने की परमिशन है और इसके साथ ही ना ही जो है मीडिया कर्मियों को वहाँ पर जाने की परमिशन दी जा रही है। इसके साथ ही जो है परिवार द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार ख़ासकर जिला कलेक्टर क्योंकि जिला कलेक्टर जब ये सोमवार को जब ये घटना हुई थी उसके 3 दिन तक जो है छुट्टी पर थी। इसके बाद में छुट्टी से वापस आई तो इसको लेकर भी आरोप लगाए गए थे कि 3 दिन बाद में वो वापस आई है जब मामला इतना बढ़ गया। देखिए कहीं पे भी अगर इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले जो है आला अधिकारियों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए और सही डिसीजन निर्णय करने में जो है आला अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में अगर वे भी नदारद रहते हैं तो एक बड़ी चूक देखा जा सकता है क्योंकि आला अधिकारी जो जिला कलेक्टर होता है एक मध्यम जो मीडियोकर होता है कड़ी जोड़ने का जो नीचे के अधिकारी जो फील्ड में काम करते हैं और सरकार कोई भी बड़ा डिसीजन लेने या बड़ा जो क्योंकि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ा खर्चा आता है, बड़ी मशीनों का उपयोग होता है, आसपास के क्षेत्र के लोगों के जो बड़ी-बड़ी टीमें हैं उनको बुलाने का कार्य भी किया जाता है और ये जो कड़ी अगर मिसिंग हो जाती है तो कहीं न कहीं डिसीजन लेने में जो है देरी होती है, ना सिर्फ सरकार ना और जो नीचे जो एनडीआरएफ की टीमें जो कार्य कर रही है, एनडीआरएफ की टीमों को कुछ भी सरकार से
कोई चीज रिक्वायरमेंट होती है तो वो जिला कलेक्टर को कह के सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और सरकार भी जो है उस निर्णय को जल्दी ले सकते हैं। चलिए, लेकिन अब कहीं ना आप कहीं जो है जब अगर जब आपने जी ये बात कही है, जब आपने ये बात कही है रिक्वायरमेंट की और उसकी, तो मुझे वही एक नाम याद आता है, राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री। ये एक आपदा है और इसको एक आपदा में काउंट किया जाता है। आपदा प्रबंधन मंत्री का अभी तक कोई बयान या उनका कोई पोस्ट या उनकी तरफ से परिजनों से बातचीत, ऐसी कोई जानकारी आपकी सामने आई है क्या? देखिए, किसी भी बड़े नेता या मंत्री का कोई ट्वीट सामने नहीं आया है, ना कोई सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई मैसेज इस पूरे मामले को लेकर किया है। देखिए इसी के कारण कहीं न कहीं नाराज़गी भी जो है नज़र आ रही है। इस बात का भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो नेता यहाँ पे आए वो रील बनाने में बिज़ी थे, वे सोशल मीडिया पे ये डालने में ज़्यादा व्यस्त थे कि वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो है स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो है यहाँ पर जो क्या स्थिति हो रही है उनके लिए उनका प्रयास जो है कहीं न कहीं नदारद दिखाई दिए। इसको लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए प्रशासन जो जिला कलेक्टर है उनके ऊपर कल से आरोप परिवार भी लगा रहा है कि उन्होंने एक बार भी जो जिला कलेक्टर महिला है और उन्होंने एक बार भी माता से जाके मिलने का प्रयास नहीं किया, उनसे बात करने का, उनको ढाढ़स बनाने का प्रयास नहीं किया। अभी जब सुबह जब लोग मिलने के लिए ग्रामीण वहाँ पे पहुँचे थे तो अधिकारियों द्वारा यह कह दिया गया कि जिला कलेक्टर जो है अभी सो रही है, वे जब उठेंगी तब उन्हें बताया जाएगा, तब आके आप आकर मिल सकते हैं। कई एक तरफ परिवार है जिन्होंने उनकी माँ है जिन्होंने 1 हफ्ते से कुछ खाया पिया नहीं है जब से बच्ची की इस तरह की घटना सामने आई है और दूसरी तरफ इस तरह की बात सामने आ रही है तो कहीं न कहीं रोष जो है दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात जिस तरह से आप कह रहे हैं आपदा प्रबंधन मंत्री देखिए केवल जी मीणा जो है वो दौसा वाली घटनाक्रम में वो वहाँ पहुँचे थे, रात भर रुके भी थे, कुछ खर्चा भी दिया था लेकिन यहाँ पर जो है उनकी भूमिका कहीं न कहीं नदारद दिखाई दे रही है। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए अगर आपदा प्रबंधन मंत्री यहाँ पहुँचते और स्थिति को देखते तो शायद जो टीमें हैं उनमें भी जोश बढ़ता, कुछ जो डिसीजन मेकिंग है वो भी जल्दी होती। देखिए ये अगर सरकार खुद धरातल पर उतर के कार्य करती है, स्थिति का जायजा लेती है तो कहीं न कहीं जो है टीमें मुस्तैद रहती है और आला अधिकारी भी मुस्तैद रहते हैं कि इन्हें उन्हें किसी को जवाब देना है। अगर किसी तरह के इस तरह के कार्य नहीं किए जाते हैं और सरकारी अमला अगर आकर जो है रिव्यू नहीं लेता है, पूरी जो किस तरह से काम किया जा रहा है, फील्ड में जाके नहीं देखता है, तो कहीं न कहीं जो है अधिकारी भी निश्चिंत हो जाते हैं और किसी तरह का उनकी तरफ से जो है ढीला रवैया भी देखने को मिलता है। हालाँकि जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, लगातार कार्य कर रही है लगातार कोशिश कर रही है। देखिए वेदर भी एक जो है बड़ी समस्या बना हुआ है क्योंकि 2 दिन तक तो बारिश ही होती रही। लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है मशीनों का उपयोग जल्दी से नहीं करना, बार-बार मशीनों को परिवर्तित करना, इस बात का सही से निर्णय नहीं करना कि क्या जो क्रेनें और जो मशीनें इस्तेमाल जो पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका वज़न क्या क्रेन उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। ये सब डिसीजन जो है आला अधिकारी जो उच्च अधिकारी होते हैं उन्हें इसीलिए लगाया जाता है कि वे डिसीजन मेकिंग कर सके किसी भी पॉलिसी को किसी भी आपदा की स्थिति में जो है सही निर्णय ले सके। ऐसे में अगर सही निर्णय ही वे नहीं ले पा रहे हैं तो जो आम नागरिक निर्णय ले सकता है उनसे ज़्यादा क्षमता जो है इन जो अधिकारियों के पास होती है निर्णय लेने की। ऐसे में वो निर्णय भी सही नहीं ले पाते तो ये कहीं न कहीं सवाल उठता है कि कहाँ है वो प्रशासनिक अमला जो विकास के दावे किए जाते हैं, जो कहे जाते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब इस तरह की आपदा की स्थिति आती है तो विकास कहीं न कहीं नदारद दिखाई देता है। देखिए ये जो बात सिर्फ चेतना की नहीं है, ये 3 वर्ष से चेतना की नहीं है, कितनी ही घटनाएँ पहले भी हो चुकी है, दौसा में घटना हुई, पिछले 1 महीने में ही 2 से 3 घटना हो गई। ये एक एग्ज़ाम्पल है और आगे जो है इस तरह की परिस्थितियों को निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं, इसका भी जवाब कहीं न कहीं इस पूरी घटनाक्रम से मिल रहा है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैं अपने दर्शकों को जो हमें इस वक़्त देख रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि भाई प्रेयर करें चेतना के लिए और लोगों से भी अपील करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रेयर करें कि जल्दी से चेतना सुरक्षित जो है वो बाहर निकल आए। और सरकार को ये संदेश टीवी 9 के ज़रिए देखिए लगातार टीवी 9 राजस्थान उठा रहा है। जब दौसा के आर्यन की घटना हुई थी या जब बाड़मेर की घटना हुई थी, उसके बाद भी हमने कहा था कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में
कुछ दिशा निर्देश बनाए थे, उनकी अवहेलना किस तरह से की जा रही थी, इसको पालन कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है कहीं-कहीं, कहीं न कहीं, जो कि नहीं हुआ और उसका नतीजा देखने को मिला पहले। लगातार 6 घटनाएँ हुई हैं इस साल में। जा मतलब देखिए आज 28 तारीख है, 2 दिन बाद ये साल खत्म हो जाएगा और ये 7वीं घटना है और 7वीं घटना, बड़ी घटना, मतलब मैं बड़ी घटना है जहाँ पर 3 बच्चे जो अभी पिछले 2 महीने में 2 बच्चे 2 महीने में एक्सपायर हो गए। एक नवीन बाड़मेर का, एक दौसा से आर्यन और अब चेतना जो कि बोर में फँसी हुई है और हम उम्मीद करते हैं, हम यही दुआ करते हैं कि वो सुरक्षित बाहर आए। लेकिन सरकार को जिस तरीके से सरकार ने रवैया अपनाया, अगर वो बाड़मेर के बाद शायद चेत जाते, तो दौसा नहीं होता और दौसा के बाद शायद सरकार की चेतना अगर जाग जाती, जो कि अब जागी है चेतना की घटना के बाद। अगर वो दौसा की घटना के बाद चेतना सरकार की जाग जाती, तो आज चेतना जो है हम लोग के बीच ही खेल रही होती, ना कि 160-70 फुट गड्ढे में फँसी हुई अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इसमें कहीं जितनी लापरवाही बोरवेल खोदने वालों की है, जिस परिवार ने बोरवेल खोदा, जिस परिवार ने उसको खुला छोड़ा, जितनी परिवार उनकी है, उससे कहीं ज़्यादा लापरवाही अधिकारियों की है। खैर ये मौका नहीं है गलतियाँ गिनाने का, लेकिन ये मौका, यही एक मौका है सरकार की आँखें खोलने का, क्योंकि अगर ये अ, अगर दौसा के बाद सरकार की आँखें खुल गई होती, अगर बाड़मेर के बाद सरकार की आँखें खुल गई होती, आपदा प्रबंधन मंत्री जो अपने आप को जनता के बीच पहुँचता हुआ कहते हैं, देखते हैं, वो आज 6वां दिन हो गया है, लेकिन बाड़मेर सॉरी कोटपुतली में उनका कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से पूरा कोटपुतली में माहौल बना या बन रहा है, जो चीज़ें डिले हो रही हैं, शायद अगर इसमें सरकार हस्तक्षेप करती, मंत्री हस्तक्षेप करते, तो अधिकारी इस तरीके से ढीला-ढाला रवैया नहीं अपनाते। देखिए सबसे पहले तो पूरी घटनाक्रम की बात करूँ तो ये घटना सोमवार दोपहर की है 23 दिसंबर की। जब चेतना है जो 3 वर्ष की है अपने जो बड़ी बहन 9 वर्ष की काव्या के साथ खेत में खेल रही थी और वहाँ पे ही बोरवेल बना हुआ है और जब वह खेल रही थी उससे कुछ देर पूर्व ही जो है जो बोरवेल से है वो पाइप निकाला गया था। इस कारण जो है वो बोरवेल का खड्डा सिर्फ मिट्टी का गड्ढा ही रह गया था और परिवार ने जेसीबी को बुलाया था गड्ढे को बोरने के लिए। जेसीबी का इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच परिवार घर के अंदर था और दोनों बहनें जो है खेत में खेल रही थी और अचानक ही जो है 3 वर्षीय चेतना का पैर फिसलता है, वो गड्ढे में जा गिरती है। काव्या बहन जो बड़ी बहन है 9 वर्ष की, वह जोर से चिल्लाती है तो परिवार को मालूम चलता है, परिवार बाहर आता है, देखता है और तुरंत ही पुलिस को सूचना देता है। तुरंत ही पुलिस वहां पहुंचती भी है और मेडिकल टीम को सूचित करती है। मेडिकल टीम करीब 1 से 1.5 घंटे बाद वहां पहुंचती है। उसके बाद में जो है क्योंकि वो शहर सी क्षेत्र से थोड़ा दूर है तो मेडिकल टीम को जो है पहुंचने में समय लगता है और वहां पे पहुंचने के बाद में ऑक्सीजन पाइप सबसे पहले नीचे उतारा जाता है ताकि बच्ची को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद में जो है एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया जाता है, वे स्थिति परिस्थिति को समझते हैं। इसके बाद में करीब 5 बजे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है सोमवार को ही। इसके बाद में जो है 24 घंटे तक इस बात का प्रयास किया जाता है कि रिंग के माध्यम से जो है हुक में फंसाकर बच्चे को उस बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन कई बार हुक को फंसाने का प्रयास किया जाता है लेकिन हुक जो है वह फंसता नहीं है। इसके बाद में एक या दो बार हुक फंसता भी है लेकिन इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि अगर बच्चे को उस हुक से बाहर निकाला जाए तो वह बच्चा बीच में ही न छूट जाए और वापस और नीचे नहीं गिर जाए, क्योंकि जो जहाँ चेतना फंसी है वह करीब उस समय 150 फीट के आसपास का जो गहराई थी, लेकिन जो बोरवेल है वो 700 फीट गहरा है। ऐसे में अगर बच्ची और नीचे गिर जाती है तो मुश्किल और बढ़ सकती थी। इस तरह का रिस्क नहीं उठाने के कारण जो है रिंग का जो आइडिया है वो कैंसिल किया जाता है। इसके बाद में 24 घंटे बाद में ये कहा जाता है कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा वह लोकल जो जुगाड़ होता है, एल बैंड का एक हुक होता है, उसे जो फंसाकर निकाला जाएगा। रात भर इसको लेकर निर्णय किया जाता है। इसके बाद में सुबह जो है परिवार से जो है इसको लेकर परमिशन ली जाती है। इसको लेकर परमिशन लेकर क्योंकि एल बैंड से बच्चे को चोटिल होने का हमेशा खतरा रहता है, उसे कुछ हो भी सकता है। ऐसे में परिवार की परमिशन लेना आवश्यक होता है। ऐसे में प्रशासन जो है परिवार की परमिशन लेता है कि अगर कुछ बच्चे को हो जाता है तो वे उनके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। परिवार जाने परमिशन दे दी जाती है।
एल बैंड हुक से भी कई बार प्रयास किया जाता है, हुक को फँसाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बच्ची को निकाला नहीं जा सकता है। कई 4 से 5 बार जो है इसका प्रयास किया जाता है। ऐसे में 24 घंटे और बीत जाते हैं। ऐसे में 48 घंटे से ज़्यादा बीत जाते हैं। इसके बाद में इस पूरे मामले को निर्णय लिया जाता है कि अब क्या किया जाए। इसके बाद में सोच-विचार कर ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जहाँ पे बोरवेल का खड्डा है, वहाँ से 20 फुट दूर जो है खड्डा खोदा जाएगा। 170 फीट जहाँ पर बच्ची फँसी है, उससे करीब 10 फीट नीचे तक गड्ढा खोदा जाएगा। इसके समानांतर उसके नीचे 170 फीट नीचे एक टनल बनाई जाएगी, उससे बच्ची को नीचे से निकाला जाएगा। इसका निर्णय लिया जाता है, लेकिन यह एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है क्योंकि बोरवेल में जो है वो पाइप नहीं होता है, सिर्फ़ मिट्टी का एक गड्ढा ही रह गया है। ऐसे में मिट्टी ढहने का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में अगर पास ही खड्डा खोदा जाता है तो वाइब्रेशन से जो है क्योंकि बड़ी-बड़ी मशीनों से ये गड्ढा खोदा जाता है और वाइब्रेशन से जो है वह मिट्टी ढहने का लगातार खड्डा है खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में जो बड़ी मशीन को बुलाया जाता है, ऐसे में गाज़ियाबाद की जिसकी आप मशीन की बात कर रहे हैं उसको वहाँ से मंगवाया जाता है। उसमें भी समय लगता है, वो वहाँ पहुँचती है, उसके बाद में जो है उस गड्ढे को खोदा जाता है, लगातार पाइप को वेल्डिंग कर के जोड़ा जाता है। जिन क्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है, पता चलता है कि वो क्रेन जो है उन पाइपों का वज़न उठाने में समर्थ नहीं है। ऐसे में नई क्रेन जो ज़्यादा वज़न उठा सकती है, उन क्रेन को बुलाया जाता है और एक्सपर्ट टीमों को बुलाया जाता है। इसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए और एक्सपर्ट टीमें और आस-पास की टीमों की आवश्यकता है। तो ऐसे में ना सिर्फ जयपुर बल्कि आस-पास के जिलों की जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है। इसके साथ में जो हाल ही में उत्तराखंड में जो घटना हुई थी, एक टनल में कुछ मज़दूर फँस गए थे, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और कुछ जो मज़दूरों को है जिंदा वापस बाहर निकाला गया था, उन टीमों को जो एक्सपर्ट टीमें हैं, उनको बुलाया जाता है, वे भी वहाँ पहुँचती है। ऐसे में 24 घंटे और बीत जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो है जब तक 3 दिन बीतने के बाद में जो जिला कलेक्टर भी वहाँ पहुँचती है। इसके बाद में जो है वापिस पाइप उतारा जाता है। ऐसे में बारिश शुरू हो जाती है। मावठ की बारिश शुरू होने के कारण तेज़ी से जो है वह दिक्कत और बढ़ जाती है क्योंकि वो गड्ढा ही है और चलिए बारिश से जो सुमित है सुमित अभी वह अपडेट जी। ये है कि जो पाइप के जरिए जो 170 फुट नीचे 2 लोग गए थे, उसमें से एक को बाहर निकाला गया है, मतलब वो बाहर आए हैं। वो अंदर की पूरी जानकारी दे रहे हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है। मेडिकल टीम उनकी जाँच कर रही है क्योंकि देखिए 170 फुट किसी के लिए भी जाना जो है, वो थोड़ा-सा, क्योंकि वहाँ पे ना ऑक्सीजन होती है, ना ही आपका उजाला होता है, तो थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम हुई है, तो मेडिकल टीम उनकी जाँच कर रही है। और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि और क्या-क्या चीज़ें कैसे जो है नीचे किया जाए। अभी जो व्यक्ति बाहर आए हैं, अभी चेतना तो नहीं, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति बाहर गए थे, जो अंदर गए थे, वो भी बाहर आए हैं, उनको उनसे जानकारी ली जा रही है, जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं। जी सुमित, आप कुछ बता रहे थे। मैं अपने दर्शकों को लगातार ये जी। मैंने कहा अपडेट देता रहूँ। जी। जी, जी। इसके बाद में जो है जिला कलेक्टर वहाँ पहुँचती है और इसके बाद में कई निर्णय लिए जाते हैं और जो है बारिश भी शुरू हो जाती है। मावठ की बारिश, सर्दी का मौसम भी है और दिन का समय जो है कोहरा भी वहाँ पे छाया हुआ है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और सर्दी वहाँ ज़्यादा होने के कारण और बारिश होने के कारण मिट्टी ढहने का खतरा और बढ़ जाता है, विजिबिलिटी और कम है। सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है और 170 फीट नीचे गहरे गड्ढे में काम करना है, तो ऐसे में मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। हालाँकि जो टीमें हैं वो काम करती रहती है, लगातार टनल जो है खुदाई की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं जो है अब जब इतने दिन खुदाई के बाद में कहीं न कहीं वो वहाँ पहुँच पाए हैं और इसके बाद में जब कल रात से जो है टनल की खुदाई हो गई थी, इसके बाद में ऐसा माना जा रहा था कि जो समानांतर जो खड्डा खोदा जाएगा उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा था। कल रात तक देर रात तक जो है वहाँ पर लगातार तेज़ बारिश हो रही थी। इसके बाद में बारिश रुकने का इंतज़ार किया गया। सुबह जो है जब सूरज की थोड़ी रोशनी हुई, बारिश बंद हुई तो फिर से जो है इस चीज़ के लिए शुरू जो है खुदाई के लिए जो है कार्य शुरू किया गया है। अब जो है समानांतर खड्डा खोदकर हाथों से जो 2 मज़दूर उतरे हैं वो हाथों से खड्डा खोद रहे हैं। इसके बाद में वे अंदर जाएँगे तो बच्ची को निकालने का प्रयास करेंगे। जी, जी, अमरीश। बिल्कुल, मैं उन्हीं की जानकारी दे रहा था, जो लोग अंदर पहुँचे हैं, वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा, उसमें से एक लोग बाहर आए, जिनका मैं अपडेट दे रहा था कि वो बाहर आकर वो जानकारी दे रहे हैं, उनका खुद का मेडिकल हो रहा है, क्योंकि वो अंदर गए थे और वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम था, तो इसलिए जो बाहर आए, तो उनको भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अब देखिए, फिर मैं वही बात करूँगा कि सरकार से भी, अधिकारियों से भी, जनता से भी, टीवी 9 राजस्थान की यही अपील है कि देखिए,
2 महीनों में ये तीसरी घटना है, अगर 1 महीने में दूसरी घटना है, जब एक बच्चा अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो उम्मीद यही करेंगे कि सरकार जो है, वो आगे देखिए अम्बेश, ज़रूर मैं बताना चाहूँगा एक बात इसमें कि देखिए सरकार ने ज़रूर निर्णय लिया है। देखिए टीवी 9 भारत जो है राजस्थान ने इस मुद्दे को उठाया था कि क्यों जो है 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था बोरवेल सारे बूरने का, और 2013 में जो है सरकार ने भी इसको लेकर आदेश निकाला था, तो इस पे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि लगातार जो है इस तरह की घटना लगातार देखने को मिलती है। लेकिन अब फिर से सरकार को चेतना आई है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चेतना के साथ में ये घटना हुई है। इसके बाद में सरकार ने ज़रूर आदेश निकाला है, बोरवेल को लेकर 2 महीने के अंदर ये कार्य किया जाएगा। लेकिन परिवार को भी इसके लिए जो है निर्णय लेने की आवश्यकता है, परिवार को भी इसके लिए सोचने की आवश्यकता है कि वे जो बोरवेल है उनका ध्यान रखें, उनके लिए लॉक लगाए, उनके ऊपर दरवाज़ा करे। कहीं न कहीं गलती जो है सबसे पहले परिवार की नज़र आती है, उसके बाद में प्रशासन की जो है गलती नज़र आती है कहीं न कहीं कि जो इसके लिए सख्त नियम क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। जब बोरवेल की खुदाई होती है तब जो प्रशासन से जो परमिशन लेकर सुमित उसके सुमित बाद में सुमित जो है सुमित जी। मैं जरा कुछ अपने दर्शकों को अपने दूसरे फ़ोन के ज़रिए अपने दर्शकों को जरा कुछ दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी ने मुझे भेजा है किस तरीके से वहाँ पर मीडिया को और लोगों को रोका जा रहा है। सुनिए, आवाज़ सुनिए। देखिए बिल्कुल जो जिस तरह की घटना सामने आई है मीडिया कर्मियों को वहाँ पर रोकने के लिए, देखिए लगातार जो है मीडिया निष्पक्षता से इस खबर को दिखा रहा है और लगातार कई मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि देखिए 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और इससे पहले देखिए सबसे पहले जब बोरवेल की घटना हुई थी और एक रेस्क्यू किया गया था प्रिंस नाम के एक बच्चे का, उसके उससे भी ज़्यादा जो है ये समय हो चुका है और हम आशा करते हैं कि चेतना जो है बाहर आए। लगातार जो है मीडिया, सरकार, प्रशासन पर, खासकर प्रशासन की जो जिस तरह से लापरवाही रही है इस पूरे मामले को लेकर, उसको लेकर सवाल उठा रहा था। कहीं न कहीं इसी को लेकर जो है आस-पास के क्षेत्र को जो सीज कर दिया गया और मीडिया कर्मियों को भी वहाँ पर जो है गतिविधियों को रिकॉर्ड करने से और वहाँ पर रिपोर्टिंग करने से रोका गया था। अब आज जब टनल बनाई जा रही है और इसको लेकर जो है मीडिया कर्मी वहाँ पर कवरेज करने पहुँचे और वहाँ पर जब वीडियो कर रहे तो उनको लेकर गया, उनको इनके साथ बदसलूकी की गई और इस तरह की जो है घटना निंदनीय है और किस तरह से जो है रिपोर्टिंग करने से जो मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है वह गलत है, क्योंकि लगातार जो है हम सवाल उठा रहे हैं, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह सरकार हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, क्यों देरी की गई, क्यों निर्णय क्यों नहीं किया गया, खासकर जो जिला कलेक्टर है वह लेट क्यों पहुंचे। अब ग्रामीणों और जो परिवार द्वारा भी जो जिला कलेक्टर के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे उनसे मिलने नहीं पहुंची, जब ग्रामीण उनसे मिलने पहुंचे तो वे सोती हुई मिली और वो उनके जो अधिकारी है, जो नीचे के अधिकारी, उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर सो रही है। इस तरह के ग्रामीणों के आरोप है, लेकिन अब देखना होगा कि लेकिन हम सब चाहते हैं कि चेतना जो है सकुशल जो है टनल से बाहर आए। देखिए इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे और हम भी इसको लेकर कई तरह के सवाल लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अ, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन द्वारा कार्य किया गया है, हो सकता है कि किसी तरह का सही निर्णय नहीं लिया गया हो और इस कारण कहीं न कहीं जो है इस पूरे मामले में देरी हुई है। जी, अमरीश। बिल्कुल सुमित। चलिए नज़र बनाए रहिए, जो भी होगा उस अपडेट के साथ वापस आएँगे। अपने दर्शकों को लगातार हम ये जानकारी दे रहे हैं और आपको जो भी होगा वो लगातार जानकारी आपको हम पूरी-पूरी देते रहेंगे। फिलहाल यही है कि फीडबैक के लिए पेयर्स भेजे जाएँगे। अभी जो जानकारी आई है वो उतर के एक व्यक्ति ऊपर आए हैं। उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सकुशल हो जाए। आप लोग भी दुआ करिए, टीवी 9 राजस्थान भी लगातार दुआ कर रहा है। हमारे सारे सहयोगी लगातार खबर आपको जानकारी देने के साथ-साथ यही हम लोग दुआ कर रहे हैं कि भाई चेतना सुरक्षित बाहर आए और हम लोग मतलब ऐसी कोई घटना से रूबरू ना होना पड़े।